हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम लोग एसआई 2017 के सेट नंबर 8 के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। सामान्य ज्ञान में हम लोग साइंस के क्वेश्चन, फिर झारखंड स्पेशल के क्वेश्चन और जो नॉर्मल हमारा जो जीएस का सेक्शन होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले जो चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे आपको झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे आपको वीडियोस यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे खोट्टा का वीडियो है, मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, झारखंड जीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बॉलीवुड फिल्म बाहुबली की पटकथा किसने लिखी? तो बॉलीवुड की जो ये बाहुबली जो मूवी थी उस समय की मूवी थी। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अभी जो लेटेस्ट मूवी है जो पूछा जा सकता है वो क्या है कि ये जो मूवी आई थी आरआर, क्योंकि इसके गाने, एक गाना जो है इसका नाटू नाटू, इसको क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे ये आरआर मूवी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आरआर मूवी को कौन कौन सा अवार्ड मिला है तो इसको देखिए। एक न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट डायरेक्टर के लिए, और जो दूसरा मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। ये भी दोनों जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल के द्वारा, ठीक है। एक और अवार्ड क्या मिला है, ऑनररी सैटेलाइट अवार्ड, ठीक है। और उसके बाद इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो कौन है, एस राजामौली, ठीक है। एस राजामौली है इसका डायरेक्टर। और जो इसका ये जो मूवी है, मूवी का स्टोरी किसने लिखा है, विजयेंद्र प्रसाद। और इसको प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, DVB दनैया, ठीक है। और ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, सबसे ये अगर दोनों नाम अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नाम आपको याद रखना चाहिए। नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसका कंपोज़र कौन है और उसका लिरिसिस्ट कौन है। लिरिसिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसने गाना को लिखा है, गीतकार। तो गीतकार कौन है, चंद्र बोस, ठीक है। गीतकार आपको याद रखना है, गीतकार कौन है, चंद्र बोस है। और जो कंपोज़र है वो कौन है, MM कीरावानी, ठीक है। MM कीरावानी और चंद्र बोस, ये दो नाम आपको याद रखना है। ये नाटू नाटू फिल्म, और इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ऑस्कर और गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, दो अवार्ड इस नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। और मूवी को क्या मिला है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है। उसके बाद ऑनररी सैटेलाइट अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है SS राजामौली को। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो आप सभी को पता होगा बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। और जिसको भी कैपिटल और करेंसी में दिक्कत है, मैंने एक वीडियो डाला है एशिया के लिए और एक अफ्रीका यूरोप के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आगे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और जो भी बाकी जो देश हैं वो सभी देशों का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले। काफ़ी मैंने अच्छी ट्रिक और एक अच्छे तरीके से मैंने बताया किस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं सभी देशों के जो करेंसी है और कैपिटल है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं मैप के द्वारा। तो बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो चीन की जो करेंसी है वो क्या है, युआन, ठीक है। उसके बाद नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और इसकी करेंसी क्या है, रुपया। इसकी करेंसी क्या है, रुपया। उसके बाद श्रीलंका का भी क्या है, रुपया है, ठीक है। श्रीलंका भी रुपया है और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, कोलंबो है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे गूगल के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए जॉब एप्लीकेशन टूल का नाम क्या है? तो ये उस समय शुरू किया गया था, तो गूगल हायर नाम से ये जो एप्लीकेशन शुरू किया गया था, गूगल हायर नाम से उस समय के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे है, केंद्रीय बजट 2017 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो आप सभी को पता होगा जो बजट होता है वो हमेशा कब प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी को। 2017 के बाद से ये डेट चेंज कर दिया गया था, तो 1 फरवरी को अब हमेशा बजट पेश किया जाता है। उसके बाद
इस साल का जो बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो हमारी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये लगातार 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया था 2022, 23 में। इस साल जो पेश किया बजट, ये लगातार ये 5वीं बार इन्होंने पेश किया है बजट। और ये छठी ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने 5 बार लगातार बजट पेश किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर मीजोस्फीयर होता है, फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग भी कर दिया है सीरियली आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खतरनाक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिसने मई 2017 में पूरे विश्व के कंप्यूटरों पर हमला किया था? ठीक है। तो उस समय के लिए पूछा गया था कौन सा है, तो ये WannaCry रैंसमवेयर था। तो अभी जो लेटेस्ट होगा वो आप करंट अफेयर्स से देख लेंगे। ठीक है। ये अभी ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ भी आपको पूछ सकता है, जो लेटेस्ट जो कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है, जो 1857 का है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में जो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। और इसके अलावा आपको याद रखना है मिलेट का, क्योंकि मिलेट जो है 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। तो मिलेट में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, दूसरा यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल इस नदी के तट पर स्थित है? इस नदी नहीं, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बताना है आपको। तो ताजमहल जो है वो यमुना के किनारे पे है। यमुना किनारे, कहाँ पे है? यमुना किनारे। नेक्स्ट यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु है, सॉरी, हाँ तेलुगु है। तमिल कहाँ की है? तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु की भाषा है, तमिलनाडु की भाषा है तमिल। कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है। ठीक है। केरला की भाषा है मलयालम। इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? ठीक है। तो इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो ये आनंद पुरस्कार नहीं है और राजीव गांधी भी नहीं, क्योंकि राजीव गांधी पहले था, इसका नाम बदल दिया गया है, क्या? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड, तो इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रक्रियाधीन है? तो 2017 के हिसाब से पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना था वो कौन सा था? 12वां था, जो कि 2012 से 17 तक चलने वाला था, क्योंकि 5 साल का चलता है। लेकिन 2014 से क्या हुआ है, नीति आयोग आ गया था 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग अब योजना आयोग की जगह पे क्या है? नीति आयोग है, और नीति आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रखना नीति आयोग, और नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ की बात करें तो ये कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हेमंत सोरेन किस पार्टी के हैं? तो हेमंत सोरेन किस पार्टी के हैं आप सभी को पता है, ये JMM के हैं, JMM के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं।
और ये कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये अभी दूसरा चल रहा है, मतलब 2 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टीम इंडिया के नए गेंदबाज कोच के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो किसको किया गया था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था गेंदबाजी कोच के बारे में। तो और अभी ये जो टीम इंडिया का कोच है वो कौन है, राहुल द्रविड़ है अभी वर्तमान में। अगर टीम इंडिया की कोच बात करें तो टीम इंडिया की कोच कौन है अभी, राहुल द्रविड़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है ये किसने लिखा था, तो ये उस समय अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। इनमें से बांग्लादेश का चलन कौन सा है, मतलब यहाँ पे करेंसी पूछा गया है, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो बांग्लादेश की क्या है, टका है। मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था, ढाका टका, ठीक है। ये टाका है बांग्लादेश की करेंसी। उसके बाद और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, वह ढाका है, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि कब आया था आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है, ये 3 चीज़ आया था वहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये कब आया था, 1991 में, 1991 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है और उसका प्रतिशत कितना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21%, ठीक है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 20.95% ऑक्सीजन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, और उसके बाद कौन सा है, 9.93% है आर्गन, और 0.036% है CO2, और 0.1% जो है अदर गैस है, ठीक है। 0.1% अदर गैस है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है ये 3 कम से कम तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर का 4 ये सभी आपको पता होना चाहिए 4। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन आपको याद हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है। 0.93% आर्गन है कि CO2 है पहले, तो CO2 लास्ट में, आर्गन ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे है, मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ पे है, ये त्रिकुट पर्वत पर है। ये देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है ये। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है समर ओलंपिक 2020 कहाँ होने वाला है, तो समर ओलंपिक 2020 जो है वो टोक्यो में होने वाला था, लेकिन 2020 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था, 2021 में हुआ था टोक्यो में। और इसमें भारत ने कितना गोल्ड जीता था, 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और ये गोल्ड किसने जीता था, वही नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। ये 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब इसके बाद जो आपको याद रखना है, जो समर ओलंपिक है नेक्स्ट जो है 2024 में होने वाला है, 4 साल में होता है। तो 2024 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा, फ्रांस में। और जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, गैंगवॉन। और ये गैंगवॉन कहाँ पे है, ये कोरिया में है, साउथ कोरिया में, ठीक है, गैंगवॉन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता को विभाजित कर दिया, तो कौन सा अधिनियम था जिसने केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का विभाजन किया, तो 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, तो इसमें कौन सा सिंधु घाटी से जुड़ा है, मोहनजोदारो जुड़ा हुआ है, मोहनजोदारो, हड़प्पा आपने सुना होगा। उसके बाद है 6 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये है सुमन बेरी है, और जो CEO है वही अभी मैंने बताया BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष किसे कहा जाए, कौन होता है, ये PM होता है। तो यानी वर्तमान में कौन है, PM मोदी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, भारत में मान्य राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, तो अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो कितना है, 7 है।
ठीक है। अब सातों का नाम यहाँ पे देखिए, सात में कौन कौन से हैं। AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, BJP आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये 7 पार्टी हैं जो कि अभी नेशनल पार्टी हैं। एक अभी लेटेस्ट एक ऐड हो गया आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है ये भी है नेशनल राष्ट्रीय पार्टी अभी बन गया है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे है मथुरा में भारत की पहली उच्च ऑक्टेन गैसोलीन उत्पादन इकाई का नाम क्या है। ठीक है, तो ये ऑक्टोमैक्स इकाई है। ऑक्टोमैक्स इकाई उस बना था उस समय की। उसके बाद है उस खिलाड़ी का नाम लिखें जिसने 15 जुलाई 2017 को लंदन में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में पुरुषों भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो उस समय के लिए पूछा गया था। अभी आपको जो याद रखना है कि जो अभी लेटेस्ट जो पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, बेंगलोर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, बेंगलोर में हुआ था ये। उसके बाद है ये भारत के US एम्बेसडर को पूछा गया था, इसलिए क्योंकि ये जो रिचर्ड वर्मा थे, तो रिचर्ड वर्मा के बारे में, ये भारतीय मूल के हैं इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये अब इस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी कोई अगर लेटेस्ट ऐसा न्यूज़ में होगा तभी पूछा जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यानी कि NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ये तो हुआ था, कब हुआ था, 1988 में, सॉरी 1992 में हुआ था ये 1992 में हुआ था, 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। तो C4 प्लांट वो होता है जो CO2 को फिक्स करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है, और किसके रूप में फिक्स करता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें 4 कार्बन एटम होता है, या और कब करता है, बिफोर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस से पहले CO2 को फिक्स करता है ऐसे मॉलिक्यूल में, ऐसे मॉलिकन में जिसमें 4 कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो C4 प्लांट का एग्जांपल कौन कौन सा है, जैसे मेज़ है यानी मक्का है, शुगर केन यानी गन्ना है, और sorghum एक एक फसल होता है जिसका यूज़, जैसे कि जो गैस वगैरह निकाला जाता है उसमें यूज़ होता है, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं धरती के अंदर से, जो गैस निकाला जाता है, या फिर जो तेल क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है उसमें यूज़ होता है sorghum का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना क्या है, C4 प्लांट है। उसके बाद अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो वहाँ पे पोषण कैसे मिलता है, तो नाल के द्वारा मिलता है, और जब बच्चा पैदा होता है यही नाल को काट दिया जाता है। ये कहाँ से कनेक्ट होता है, ये नाभि से कनेक्ट होता है बच्चा का। ठीक है, उसके बाद है गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए डैश और डैश प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, बराबर और विरुद्ध। ठीक है, और जो पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा एक उपोत्पाद के रूप में गैस को मुक्त किया जाता है। तो कौन सा गैस उपोत्पाद के रूप में मिलता है, तो ऑक्सीजन गैस मिलता है। कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि खून से कचरा जो है किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, कृत्रिम गुर्दा के द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। तो कौन सा ये प्रोसेस है, डायलिसिस है, डायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद है
उस उत्पाद को पहचानें जो जैव ईंधन नहीं है। तो जैव ईंधन क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो लकड़ी हो गया या फिर जो हमारे जानवरों का जैसे कि हम गोबर बोलते हैं, गोबर हो गया, ठीक है, या फिर कोई सब्ज़ी का कचरा हो गया या कृषि का कचरा हो गया, पुआल हो गया, ठीक है, कृषि से संबंधित जो कचरा हो गया, तो इसमें जो कोयला है ये क्या है, क्या जैव ईंधन नहीं है, ठीक है, जैव ईंधन नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल वह सेल होते हैं जो डैश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, जो सोलर पैनल लगा होता है, जो उसमें जो सेल होता है वो फोटोवोल्टिक सेल होता है। वो क्या करता है, जो सनलाइट से जो लाइट आता है उसको क्या करता है, सनलाइट को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे बल्ब जलाता है इससे। तो ये क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करता है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य प्रकाश है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक सूर्य प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सनलाइट से एनर्जी लेता है और बाकी जो इकोसिस्टम है उसके लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है। जैसे प्रोड्यूसर कौन होता है, जैसे जो पेड़ पौधा होता है वो क्या होता है, एक तरह का ये प्रोड्यूसर है, जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं इसको, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। ये क्या करता है, सन से ये लाइट लेता है, सन और फोटोसिंथेसिस करता है। फिर ये जो जैसे हिरन हो गया, तो या फिर जो भी बकरी हो गया या फिर बकरी हो गया, तो ये क्या बकरी या हिरन इस पेड़ को खाएगा और इस फिर बकरी को फिर क्या खाएगा, बाघ खाएगा, शेर खाएगा। तो इस तरह से जो फूड चेन चलता है, खाद्य श्रृंखला चलता है, उसमें सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, ये पेड़ पौधा। तो ये सनलाइट से एनर्जी लेता है फिर उस बाकी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो डैश के कारण मुड़ी प्रतीत होती है। तो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। पुरुष नसबंदी किसको कहा जाता है, यहाँ पे जैसे कब पुरुष नसबंदी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकना या फिर पुरुष वास डेफरेंस पृथक कर उसको अच्छी तरह से बांधना या फिर सील कर दिया जाता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष वास डेफरेंस पृथक कर उसको एक तरह से बांध दिया जाता है या फिर उसको सील कर दिया जाता है। और जो महिलाओं में नसबंदी होती है उसको क्या, उसमें क्या होता है कि जो महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उसको या तो बंद कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, एक वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण यूज होता है। तो यानी कि जो साइड मिरर होता है ना, ठीक है, साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और उत्तल दर्पण का और क्या यूज़ है, तो सन ग्लास के रूप में यूज़ करते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, उसमें भी आवर्धक जो लेंस होता है उसमें भी आवर्धक ग्लास, उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो अवतल दर्पण है उसका यूज़ होता है टेलीस्कोप में होता है, कैमरा में होता है, फ्लैश लाइट में होता है, आई ग्लास में होता है, हेडलाइट में होता है, सोलर कुकर में होता है। फिर जो सेविंग हजामत करने के लिए जो दर्पण यूज़ किया जाता है वहाँ पे भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको यूज़ आप याद रखेंगे कि यूज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुनें। तो सबसे पहले इसमें क्रम में कौन होगा, जो सबसे कम बेसिक होगा यानी कम क्षारीय होगा वो होगा पहले। उसके बाद फिर सबसे जो ज़्यादा क्षारीय है यानी कि, या फिर अगर कोई एसिडिक है तो एसिडिक से लेकर बेसिक तक इसको सजाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है यानी कि क्षारीय सबसे कम होगा तो कौन है, HCl। उसके बाद एसिटिक, ठीक है, यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में पूछा है तो बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, सॉरी नहीं, वो तो एसिड है, HCl तो एसिड हो जाएगा, HCl पहले हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही इसका, क्योंकि सबसे पहले एसिटिक एसिड होगा, फिर उसके बाद
सॉरी HCl पहले, फिर एसिटिक एसिड, फिर पानी। नेक्स्ट यहाँ पे है, जब समानांतर में संयोजित होते हैं तो उपकरणों के बीच का कोई विभाजन नहीं होता है। तो किस चीज़ का कोई विभाजन नहीं होता है? तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद है दो गुर्दे दो बीन आकार के अंग होते हैं जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन दो गुर्दे लगभग 120 से 150 क्वार्ट खून को फिल्टर करते हैं और उनसे 1 से 2 काट मूत्र का निर्माण करते हैं जिसमें कचरा और अतिरिक्त तरल पदार्थ है। फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं? यानी सिंपल सा पूछा है कि जो किडनी में जो मूत्र जो होता है उसको फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो ये इसका काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसके बाद है प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन दोनों कणों के बीच आकर्षण बल उन दोनों कणों की सहनतियों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे दो क्या है, दो बॉडी है, M1 M2 मास है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इसमें जो पूछा गया है कि दो कण है, दो कण के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है तो वो क्या होता है? उनके सहनतियों के बराबर के गुणनफल के बराबर होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मास यहाँ पे सहनति का मतलब होता है मास, तो ये क्या होता है? G, जैसे ये दो कण होता है, ठीक है, तो इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसके बीच डिस्टेंस जो R है, तो ये क्या होता है? M1 M2 बाई R², ठीक है। और ये फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। तो ये कौन सा नियम होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। इसको अगर ये करते हैं तो समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं G और फिर G इंटू M1 M2 बाई R², ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये G होता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन की डैश इकाई से एक इकाई से इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश है। यानी कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, ठीक है, आवर्त सारणी जो है उसमें हम जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो संयोजकता जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश है। तो ये एक इकाई से क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो उसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज़ करता है। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करता है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट में दिखता है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं। यह हरे रंग के बिंदु कोशिकाओं का हिस्सा होते हैं जिनको डैश कहते हैं और उनमें क्लोरोफिल होता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और वो उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। एक स्वस्थ वयस्क के गुर्दे में प्रारंभिक न्यस्दन लगभग एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्यंदन लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। तो इनिशियल फिल्ट्रेशन इन द किडनी इज़ अबाउट 1.5 लीटर डेली। तो कितना होता है? ये 180 लीटर प्रतिदिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर पर्यावरण संरक्षण के 3 आर में से एक नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे, ट्रिपल आर के बारे में सुने होंगे, रिसाइकल, रीयूज़ एंड
रिड्यूस, ठीक है। तो रिड्यूस भी होता है, रिसाइकल भी होता है, रिड्यूस भी होता है, ये नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रति विषाणुक औषधियों के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली एक वर्ग है। एंटीवायरल ड्रग जो है वो किस में यूज़ होता है? तो एंटीवायरल ड्रग जो है विषाणु संक्रमण के लिए यूज़ होता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले लेंस की जो शक्ति है वो किस में हम मापते हैं? डायप्टर में। डायप्टर में, और ये क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, सॉरी रेसिप्रोकल फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। उसके बाद है अब झारखंड के क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया गया था। 15 नवंबर 2000 में ये मुख्यमंत्री बने थे जब झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मधु कोड़ा। देखिए इसमें जो बाकी मुख्यमंत्री है उसका सबके डिटेल्स मैंने इससे पहले के वीडियोस में करा दिया है कि मधु कोड़ा कब से कब तक मुख्यमंत्री थे, शिबू सोरेन कितनी बार थे, कब कब थे, सबसे कम समय के लिए कब बने थे, बाबूलाल मरांडी कब बने थे, रघुवर दास कब बने थे, ठीक है। तो वो आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, जिसमें टेलीग्राम में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के दिया है कि कौन किसका समय कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। यहाँ पे दिया मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे थे? तो ये जो मुख्यमंत्री बने थे ये 14 सितंबर को बने थे 2006 को, और ये रहे थे 23 अगस्त 2008 तक रहे थे। और ये पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे जो किसी दल से नहीं थे। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये उड़ीसा की रहने वाली थी। और अगर अभी देखा जाए तो ये पहली महिला है, पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू में पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? तो अभी देखिए जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023 में, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था उसमें जो एग्जैक्ट जो फिगर है, एग्जैक्ट जो रॉयल्टी मिलता है खनिजों के द्वारा वो कितना है? 15,809 करोड़, 15,809.38 करोड़, ठीक है। तो इतना करोड़ है, हालांकि इसमें दिया था 1500 करोड़, तो ये भी सही होगा, लेकिन सॉरी 15,000 करोड़ दिया था तो ये भी सही होगा, लेकिन आपको याद रखना है 15,809 करोड़। और सबसे अगर कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे अधिक जो है वेस्ट सिंहभूम के द्वारा यानी चाईबासा के द्वारा सबसे ज़्यादा रॉयल्टी दिया जाता है। किस चीज़ से? खनिज के द्वारा मिलता है। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो जो पूर्वी सिंहभूम है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 33 स्क्वायर किलोमीटर, 3,533 स्क्वायर किलोमीटर। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब डिवीज़न? गढ़वा में कितने सब डिवीज़न हैं? तो यहाँ पे कितने सब डिवीज़न हैं? 2 सब डिवीज़न हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो आप सभी पढ़े होंगे, उसरी फॉल जो है वो गिरिडीह ज़िले में है। उसके बाद बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो बसंत राय जो जगह है किसने बसाया था? ये राजा बसंत राय ने बसाया था। यहाँ पे पूछा गया था खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में कौन सा बयान सही है? तो इसमें देखिए ये सभी बयान जो है ये सही है, ये सभी बयान सही है। 1200 रुपये मासिक स्टाइपेंड, युवा प्रतिभा खोज के माध्यम से शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण, वार्षिक अनुदान भी। उसके बाद झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए इसका आंसर गोरेट इसका आंसर होगा, गोरेट, ठीक है। अब ये गोरेट ये क्या लिखना चाह रहा था ये मुझे समझ नहीं आया है। अगर आपको समझ आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये किस जनजाति, ये गोरेट जो है ये कुछ और, ये हिंदी ट्रांसलेशन सही से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? गोरेट। उसके बाद यहाँ पे है झारखंड राज्य में लगभग 10 आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है। तो
कितनी आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है? 90% जो है ग्रामीण जनसंख्या, आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है समतल विभिन्न नामों से समथल विभिन्न नामों से के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। ये देखिए समथल नहीं संथाल होगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह का बहुत सारा मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में रहता है, ठीक है। ये क्या है, संथाल होगा, ठीक है। ये संथाल, समथल नहीं संथाल। तो संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सा दूसरा नाम है? तो दूसरा नाम क्या है, बाहा परब जो है, बाहा परब, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सेक्रीफाइस ऑल फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए बलिदान दे देंगे कौन? ये जो है खरवार, खरवर नहीं खरवार होगा, ठीक है। खरवार जनजाति जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से स्थित है। तो ये कहाँ किस में स्थित है? ये रांची इंडस्ट्रियल सेटलमेंट में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है। उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये उच्च न्यायालय कहाँ पे है, रांची में है। और ये कितने कब बना था? ये 2000 में ही बना था, ठीक है। 2000 में ही ये बना था, 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो झारखंड जो है वो तीसरे स्थान पे है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड में किस शहर में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है, बोकारो स्टील प्लांट, BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड। और ये कब किसकी सहायता से बना था? ये रूस की सहायता से बना था 1964 में। और ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुआ था। उसके बाद झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ झारखंड स्पेशल एंटी मॉइस्ट फोर्स? तो ये क्या नाम है? झारखंड जगुआर जो है एंटी मॉइस्ट फोर्स है, माओवादी विरोधी बल। झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इस समय आया था जो रघुवर दास की सरकार थी, इसमें आर्या योजना के बारे में योजना बना रही थी सरकार। इसके बाद है हज़ारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हज़ारीबाग में ये सैंडी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली प्रकार की। अगर हम बात करें कछार की मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, यानी इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये साहेबगंज जो संथाल परगना का क्षेत्र है, साहेबगंज, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। साहेबगंज और पाकुड़ का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे भी पाया जाता है ये एलुवियल सॉइल। और उसके बाद काली मिट्टी है, काली मिट्टी संथाल परगना में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना संथाल परगना काली मिट्टी। और जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? रांची में, पलामू में और धनबाद में। ये 3 जगह आपको याद रखना है, रांची, पलामू और धनबाद में लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी जो है हज़ारीबाग में पाए जाते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो जैसे ये झारखंड का अगर हम मैप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, झारखंड का मैप अगर है तो ये इधर क्या है, बिहार है, और इधर क्या है, उड़ीसा है, इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे इधर यूपी है, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा है? बिहार है, उत्तर में बिहार। यहाँ पे है झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है। तो ये क्या है, एक सदनीय, ठीक है। ये क्या है, एक सदनीय विधायिका है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है, 0। उसके बाद नेक्स्ट है उथुस जगीस, ठीक है, उथुलुस
और जगहीस झारखंड की किस जनजाति के वर्ग हैं? उथलूस और जगहीस जो है वो बिरहोर जनजाति के वर्ग हैं, ठीक है, बिरहोर के क्लास हैं ये। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? झारखंड के किस जिले में ये स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 76.84%। निम्नलिखित में कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, कौन है? दामोदर तो है, दक्षिणी कोयल भी है, बराकर भी है, तो फल्गु नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फल्गु। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.12%। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा ये सेट ख़त्म होता है। इसमें सेट में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बच गए। तो इसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।